कैसे हैं आप लोग? आज ठीक है? जब और कोई नहीं सुनता है तो ऊपर वाला सुनता है ना? चलो, तो स्कूल मैनेजमेंट को लेकर नरेश वो स्लाइड मंगवाना वहां से, कल वाले क्लास के। अच्छा, एजुकेशनल सिनेरियो देख रहे थे हम, ना? सेलेक्ट होने के लिए ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग से भी सिलेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार। अच्छा बताओ तो, कितने स्तरों पर प्रबंधन? 5। पहला कौन सा? अब डायरेक्ट मुखिया का नाम ही बताना है। कौन है पहला मुखिया? निदेशक। संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक। जिला स्तर पर सीडीओ। कौन है? सीडीओ। ब्लॉक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, और यदि शहरी क्षेत्र है तो यूसी। यहीं तक पढ़ा। फिर प्रमोशन बताओ। 3rd से, 2nd से, 1st से, पीपी से, डीओ से, डीडी से और जेडी से, यही प्रमोशन होते हैं। और कल हमने पूरी कोशिश कर ली थी कि आपको एडी तक पहुंचाया जाए। पूरी कोशिश की थी। ग्रेड 3rd से लेकर आप कहां तक पहुंच सकते हैं? इसके बाद क्या पढ़ा? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति किसने चलाई? एमएचआरडी ने। कब? 8 अगस्त 2018 को। और इसके तहत किसको एकीकृत किया था? प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एक कर दिया था। और क्या बना दिया? स्कूल शिक्षा को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एससी। अच्छा, बीच में 1-2 लाइन थी, उसको देखना जरूरी है। हमने एक शब्द काम में लिया, एमएचआरडी। एमएचआरडी का पूरा नाम क्या होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अच्छा, ये हो गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अच्छा, एक मंत्रालय होता है जिसका नाम होता है एमओई। क्या नाम होता है? कोई बता सकता है क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय। मतलब क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। देखिए, एक होता है शिक्षा मंत्रालय, एक होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो हमने व्यवस्थित रूप से 1954 में भारत में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर ली थी। इतनी देरी से करने का कारण एक ये भी था, हालांकि शिक्षा विभाग पहले ही चल रहा था, ब्रिटिश काल में भी चल रहा था, लेकिन हमने उसको ठीक ढंग से पुनर्गठित करने का कारण ये था कि वो जो शिक्षा मंत्रालय था, वो शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा जो था ना, वो शिक्षा शब्द जो आया है, वो शिक्षा कौन सी सूची का विषय था? बता सकते हैं आप? शिक्षा राज्य सूची का विषय था। कौन सी सूची का था? राज्य सूची का विषय था। इसका मतलब शिक्षा पर जो भी डेवलपमेंट किया जाना है वो किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की जिम्मेदारी थी। केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और जितने विषय जिस सूची में दिए होते हैं, वो विषय अपने अपने विभाग स्थापित करते हैं। हमने हर फरवरी में हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं देश में, कि मान लीजिए हमारी इनकम इतनी होने वाली है। इनकम होने वाली है जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी की इतनी इनकम होने वाली है। मान लिया हमने पूरी इनकम को 100% है। अब जितने विषय अपने पास है, जैसे मान लो केंद्र है तो केंद्र के पास एक तो संघ सूची वाले विषय और एक समवर्ती सूची वाले। राज्य है तो राज्य के पास राज्य सूची वाले और समवर्ती सूची वाले, मिलाकर जितने विषय हैं, हम ये तय कर लेते हैं फरवरी में कि आगे आने वाले एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम लोग इतने इतने प्रतिशत इन इन विषयों पर खर्च करेंगे। हमने एक अनुमान लगाया है। क्या लगाया है? और वो अनुमान किसका है? आय और व्यय का अनुमान है।
देश की इनकम इतनी होनी है अगले 1 साल में, और उसमें से इतना प्रतिशत इस क्षेत्र में खर्च होना है, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट का सीधा मतलब ये हो गया कि अगले 1 साल में इतनी तो इनकम होनी है और इस क्षेत्र में इतनी इनकम लगनी है। वर्तमान तक भारत की स्थिति ऐसी है, हालांकि इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वर्तमान में अपनी स्थिति ऐसी है कि जितनी अपनी इनकम होती है ना 100%, तो अपनी व्यय जो आता है ना वो 115%, 120%, 125% चला जाता है अनुमान लगाने में ही। अब आगे व्यय होगा वो तो अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि बजट घाटा। हम किस में चल रहे हैं? बजट घाटे में। तो वो 15-20% एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कर्ज से, उधार से। आप ये मत सोचिएगा कि हमने से अमूमन जो लोग हैं, अपने अमूमन जो परिवार है वो कर्ज पर चलते हैं। कर्ज पर इसलिए चलते हैं कि उनकी आदत सी हो जाती है कि भाई आमदनी तो हुई इतनी और खर्चा हो गया इतना, तो क्या कर लेंगे? कर्ज ले लेंगे, अगली साल चुका देंगे, और अगली साल उससे बदतर स्थितियां आ जाती है और कर्ज बढ़ता जाता है। ये हमें सिखाया किसने? अपने देश ने सिखाया है। अपना देश यही कहता है कि भाई देखो जितना इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा हमारा व्यय हो रहा है। लेकिन देखो इसमें एक बड़ी बात ये होती है कि देश की सोच देखो, आप अपनी खुद की सोच देखो। इनकम तो और ये 100 रुपये की, खर्च कर रहे हैं 115 रुपये। हम ये कितने उम्मीद वाले, कितने आशावादी लोग हैं कि नहीं हम आगे कहीं ना कहीं कभी न कभी जाके बराबर इसको कर देंगे। तो इसी तरह से जो शिक्षा था ना वो राज्य सूची का विषय था, इसलिए शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा ना वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य द्वारा। क्या केंद्र के बजट में शिक्षा का आवंटन हो सकता है क्या? भाई केंद्रीय बजट आपने पेश किया तो उसमें क्या शिक्षा पर हम लोग बजट आवंटित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो खर्च कौन करेगा? केवल राज्य करेगा। यदि आपको देश में शिक्षा का विकास करना है तो आप केवल राज्यों के भरोसे शिक्षा का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तब तो हमने शिक्षा को राज्य सूची में रखा, लेकिन उसके बाद हमने एक संशोधन किया संविधान में। कितने नंबर का? 42वां संविधान संशोधन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसमें हमने इस शिक्षा को राज्य सूची से हटाया और कहाँ डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची में डालने का मतलब है केंद्र भी बजट आवंटित करेगा और राज्य भी करेगा, दोनों प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी आज़ाद हुए ही थे और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा हम पूर्णतः चूस कर फेंक दिए गए थे। हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान जैसी स्थितियां नहीं थी, यह मानते हैं। रोटी कपड़ा और मकान की स्थितियां नहीं होती है ना, तब तक शिक्षा याद नहीं आती है, तब तक शिक्षा का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए शिक्षा पर मंत्रालय तो बना हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन वो मंत्रालय ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। जब ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। धीरे धीरे हमारी स्थितियां सुधरी, और स्थितियां सुधरी तो हमने ये देखा कि शिक्षा मंत्रालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। केवल एक शिक्षा मंत्रालय नहीं था, देश में कई सारे ऐसे मंत्रालय थे जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, और नहीं करने का कारण पैसा था। इसलिए 1985 में, कब की बात है? 1985 में राजीव गांधी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वो जो छोटे छोटे मंत्रालय थे जिनमें ज़्यादा काम नहीं था, जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं था, उन मंत्रालयों को सम्मिलित कर लिया। और इस तरह से इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हमने शिक्षा सहित कुल 5 मंत्रालयों को सम्मिलित किया, और 5 मंत्रालयों को सम्मिलित करके हमने क्या बना दिया? MHRD। इसका मतलब 1985 के बाद हमारा शिक्षा मंत्रालय किस नाम से जाना जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। फिर थोड़े दिनों पहले आपको पता है एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है अपनी 2020 की जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति ने एक सिफारिश दी। के कस्तूरी रंगन साहब ने आंसू बहाए। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मूर्खों, तुम ये कह रहे हो हम शिक्षा का विकास करेंगे और तुम्हारे पास शिक्षा का एक स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है। इसके कहने से हमने इस शिक्षा के मंत्रालय को वापस क्या कर लिया है? स्वतंत्र कर लिया है। इसलिए 1985 से 2020 के बीच में हमारा जो HRD मिनिस्टर होता था वही शिक्षा मंत्री होता था। आज के दिन HRD मिनिस्टर भी है वो, और शिक्षा मंत्रालय को हमने स्वतंत्र कर लिया, इसलिए वो शिक्षा मंत्री भी कहलाता है। भारत का वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान मानव संसाधन विकास मंत्री भी कह सकते हैं उन्हें, और हम लोग क्या कह सकते हैं? शिक्षा मंत्री भी कह। इसका मतलब ये नहीं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय खत्म हो गया है, क्योंकि और भी इसमें कुछ मंत्रालय है, अभी ये चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय को वापस क्या कर दिया गया है? स्वतंत्र कर दिया गया है। इसलिए देखो हमने लिखा था कि 8 अगस्त 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पद्धति लागू की है, जिस पद्धति का नाम क्या है?
क्या नाम है उस पद्धति का? मानव संसाधन, ये स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। अब आप एक बात समझ गए कि एकीकृत क्या होता है, ये तो समझ गए ना। एकीकृत मतलब दोनों को मिलाना, स्कूल शिक्षा मतलब दोनों को मिलाकर हमने नाम क्या कर दिया, स्कूल शिक्षा। एक शब्द और आता है संकुल। संकुल मतलब होता है क्लस्टर। क्या होता है? क्लस्टर। आपने ऐसे दो शब्द सुने होंगे, ये तो एक ही शब्द है, मैं दो शब्दों की बात कर रहा हूँ। आपने से दो शब्द सुने होंगे जिनमें एक तो हम लोग शब्द काम में लेते हैं नोडल, और एक हम शब्द काम में लेते हैं संकुल। जैसे मान लो ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में ये 4 गांव है और इसमें ये स्कूलें हैं, इसमें ये स्कूलें हो गई अपनी। इन स्कूलों में हम लोग क्या करते हैं, एक किसी विद्यालय को नोडल बना देते हैं। नोडल बनाने का मतलब ये हो गया कि यदि इन विद्यालयों से किसी भी प्रकार की सूचना चाहिए तो ये नोडल वाला एकत्रित कर लेगा। इन विद्यालयों को किसी भी प्रकार की सूचना देनी है तो ये नोडल वाला अपने आप इनके पास सूचना भेज देगा। कोई मान लीजिए कोई ऐसे कोई सामग्री आई है, कोई पाठ्य पुस्तकें मान लीजिए, पाठ्य सामग्री मान लीजिए, कोई भी ऐसा कोई आपका किट आया है, ABL प्रकार का किट आया है, कोई भी काम है तो वो सीधा नोडल में पहुंचा दिया जाएगा। नोडल इनको मैसेज कर देगा कि अपना अपना सामान ले जाए, ये वितरित कर देगा। इसलिए जब ब्लॉक वाला इससे कोऑर्डिनेट करेगा तो प्रत्येक स्कूल से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा, इस नोडल से कोऑर्डिनेट कर लेगा। समझ पा रहे हैं? जिला वाला कोऑर्डिनेट करेगा तो जितने भी ब्लॉक है उनमें से एक ब्लॉक को नोडल बना दिया जाएगा तो उससे कोऑर्डिनेट कर लेगा। ये तो होता है नोडल। और नोडल से थोड़ा आगे बढ़कर हमने आजकल स्थापना किसकी कर ली? संकुल की कर ली। संकुल मान लीजिए यही स्कूल है, इसको हमने संकुल बना दिया, इसको क्लस्टर बना दिया। क्लस्टर बना दिया तो इसमें अब वो काम तो होने हैं जो नोडल के हो रहे थे, वो तो होने ही होने हैं। इसके अलावा क्या होना है, तो इस नोडल के जो प्रमुख होंगे यानी संकुल का जो प्रमुख होगा उसके पास ये अधिकार होगा कि अपने संकुल में, इस क्लस्टर में यदि कोई भी स्कूल है उस स्कूल के संसाधन एक दूसरे में काम में लिए जा सकते हैं। ये इसको पावर दे दिया गया। मान लो इस स्कूल में एक टीचर एक्स्ट्रा है और इस स्कूल में एक टीचर की कमी है, तो ये जो नोड इस संकुल में बैठा है ना, PO या UCO, ये PO एक ऑर्डर करेगा यहाँ से कि इस टीचर को अस्थायी तौर पर इतने दिन इसमें लगाया जाता है ताकि इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, साल, जितना उसको लगाया जाना है उसको वो लगा लेता है। यहाँ मान लीजिए स्टूल टेबल कम है और यहाँ स्टूल टेबल ज़्यादा है तो वो संसाधनों को यहाँ तक पहुँचा देगा। बताइए नोडल से संकुल कहीं आगे बढ़ कर है कि नहीं है? एक PO क्षेत्र में मान लीजिए एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 40 टीचर है, 40 टीचर है तो उनको वो वितरित करके रखेगा। इस स्कूल में 10 है, इस स्कूल में 5 ही है, तो वो कोशिश करेगा कि 2 टीचर थोड़े दिन के लिए यहाँ लगा दिए जाए ताकि उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकुल। हमने इस पद्धति द्वारा क्या बनाए हैं? संकुल बनाए, क्लस्टर बनाए, नोडल नहीं बनाए। और क्लस्टर जो बनाए वो क्लस्टर हमने बनाए हैं 5 लेवल पर। कितने लेवल पर बनाए? वही 5 लेवल। याद करो, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर हमने शिक्षा, स्कूल शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं जो स्टेट लेवल की है उन सबको एक कर दिया। एक करने का मतलब चल तो अलग अलग रहे हैं लेकिन उनकी मॉनिटरिंग किसी एक व्यक्ति के पास दे दी। अब आपस में मिलकर काम करेंगे। जैसे निदेशालय हो गया, आपका RSCRT हो गया, RCSC हो गया, इस प्रकार के संस्थान हैं जो राज्य स्तर के हैं। फिर हमारे संभाग स्तर पर हमने संकुल बना दिए। फिर हम लोग आए जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर CDO के नेतृत्व में हमने पूरा संकुल बना दिया। CDO साहब के नेतृत्व में पूरा का पूरा जिला संकुल के रूप में काम करता है। और CBO लेवल पर हमने, ब्लॉक लेवल पर CBO के नेतृत्व में, और पंचायत लेवल पर हमने बना दिया PO के नेतृत्व में। समझ गए? तो हमें यह पूछे कि प्रबंधन कितने लेवल पर होता है, तो भी 5 लेवल। संकुल के कितने स्तर है? 5 स्तर है। वही संकुल के स्तर है जो हमने प्रबंधन करते हैं 5 लेवल पर। लेकिन ये प्रबंधन जो होता था ना, ये तो पहले ही हो रहा था, लेकिन हमने संकुल जो बनाए ना वो 2018 में बनाए हैं। कब स्थापित किए हैं? 2018 में, इस पद्धति के द्वारा। क्लियर? अगली बात, प्रारंभिक शिक्षा को ई बोलते हैं, याद करके आए ना। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी, फिर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9 से 12, इन दोनों को मिला के क्या किया? स्कूल एजुकेशन यानी SC। कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से 12 तक। ये मैंने कर दिया क्लास 1 से 12। अब थोड़ा सा सुनना, लिखना नहीं है। मैंने कर दिया क्लास 1 से 12। अब आप सोच के देखो, मैं वर्तमान जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी का ज़माना है। 2018 तो अभी की बात है, जब आप लोगों की ग्रेजुएशन हो रही होगी या ग्रेजुएशन नहीं हुई होगी, 10वीं 12वीं चल रही होगी।
उस समय की स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 2018 में, अच्छा एक नियम है सरकार का, पहली क्लास में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसने मिनिमम 6 वर्ष की एज पूरी कर ली हो। इससे नीचे का एडमिशन होता ही नहीं है, पोर्टल लेता ही नहीं है, शाला दर्पण पोर्टल आपका एडमिशन लेगा ही नहीं। यदि बच्चा 5 दिन भी छोटा है और आपके पास एडमिशन लेने के लिए आया है, तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे और उसके अनुसार उसे बताओगे कि इस 5 दिन इस बच्चे को वापस घर ले जाओ, दूध पिलाओ। अभी बच्चा पढ़ने लायक नहीं हुआ है, मतलब पहली क्लास में उसका एडमिशन नहीं होगा। फिर आप दूसरी दृष्टिकोण से सोचकर देखिए, आजकल का बच्चा समझ रहे हो ना, आजकल बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे बाप पैदा हो रहे हैं। आजकल का बच्चा, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र का, देखो शहरी क्षेत्र का तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा और 6 साल का लगातार घर रह जाए, वो 6 साल तक, उस घर की क्या कंडीशन हो जाए। उस घर के 3 दरवाजे हो, सुबह निकलने वाला दूसरा हो, शाम वाला दरवाजा दूसरा हो, दोपहर वाला अलग हो, उस घर के रोजाना दरवाजे अलग अलग दिशा में खुले, इतनी बुरी हालत कर दे वो अपने घर की। फिर दूसरी बात, कोई बात नहीं, हम उस बच्चे को इसलिए स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाला एडमिशन नहीं दे रहा है। प्राइवेट स्कूल में हम भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सबके पास पैसे होना जरूरी थोड़ी है, हमारे पास स्थितियाँ ही नहीं है कि हम लोग उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दें। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि बच्चा 6 साल का होगा ना, तभी हम इसको स्कूल में भेज के आएंगे। लेकिन हम तो ठीक है, हम तो फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के रुके रहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे की एज हो गई है, लेकिन फिर भी 6 साल से पहले तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन पड़ोसी नहीं टिकने देते हैं। पड़ोसी टिकने देंगे क्या? कैसे ही नहीं टिकने देंगे पड़ोसी। आजकल मामला तो जानते ही हो, बच्चे को जो 2-2 साल का होता है ना, 2.5 साल का, 2 साल का बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, उस बच्चे को भी सभी घरवाले, पूरे घरवाले होते हैं ना जितने ही, वो सुबह 5 बजे उठाते हैं और उसको उठा के, वो नींद में ही रहता है, जगता नहीं है वो। 5 बजे उठा के उसको सामने लाते हैं, सामने लाके एक उसको स्नान करवा रहे हैं, दूसरा उसको जूते पहना रहे हैं, एक कपड़े पहना रहे हैं, एक टाई बांध रहे हैं, एक उसके यहाँ लगा रहा है वो टिप पिनर, एक बोतल, इधर बेग, उसको पता नहीं है क्या हो रखा है, वो हाईजेक है बच्चा। बच्चे को पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, अंततः इसका परिणाम क्या होगा ये भी पता नहीं है। वो हाईजेक हो जाता है, दादा अलग लगा हुआ है, दादी अलग लगी हुई है, मम्मा अलग लगी हुई है, पापा अलग लगे हुए हैं, सब के सब सीरियस हो रखे हैं, बच्चे को तैयार करके, जैसे उनको ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा आते वक्त कलेक्टर बन के आएगा, ऐसा ही उम्मीद होती है उनको। और फिर आती है घर के पास में गाड़ी, ठीक गेट के पास में, और उसको पकड़ के फेंक उस गाड़ी में। बच्चा गया चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, और वहाँ मिल जाते हैं अपने जैसे राक्षस। स्कूल में गया तो अपने जैसे राक्षस, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है तो वैसे ही डिप्रेशन में चल रहे हैं, इसीलिए 10,000 में काम कर रहे हैं। अब वो अपना डिप्रेशन उन बच्चों पर निकालते हैं, सीधा लाइन में चलन, ये करन वो करन। बच्चा 5 घंटे तक फिर मूर्ति बन के रहता है, अपना जीवन नहीं जी रहा है बच्चा, अपनी नेचुरल गति से नहीं सीख रहा है, प्राकृतिक स्तर से नहीं सीख रहा है वो बच्चा उनके हिसाब से चल रहा है वो। अच्छा, उनके पास इतना नॉलेज शायद एक मनुष्य के पास नहीं होता है कि वो यह बात को समझ ले कि एक बच्चा है, उसका वो 5 साल का है या 4 साल का है या 3 साल का है, उसका लेवल इतना नहीं है जितना लेवल अपना है। हम जितना जानते हैं उतना बच्चा नहीं जानता है। यदि हम इस बात को जान लेते तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन भी हो जाता। इतनी कमी है तभी तो नहीं हुआ होगा। अब क्या होता है कि वो बच्चा 5-6 घंटे वहाँ रहता है, फिर उसको लाइन बना के वापस वो गाड़ी में डालते हैं। हम घर पे तैयार रहते हैं उसको कैच करने के लिए। कैच कर लिया, आते ही उसको पता नहीं है मुझे क्या करना है, अपने आप हो जाएगा सारा काम। फिर उतने में आ जाता है ट्यूशन वाला टाइम। बच्चा कोई थोड़ा एक आध बात इधर करने लगता है या अपनी नेचुरलिटी, अपनी मूल प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का कोशिश करता है ना, उतने में तो उस बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, कलेक्टरन, डॉक्टरन, IPS, क्या क्या उदाहरण दिए जाते हैं। फिर बच्चे को ट्यूशन के पास सुबह से शाम तक बच्चा कुछ नहीं कर पाता है पढ़ने के सिवा, मूर्ति बनने के सिवा। इसलिए वो बच्चा आगे चलकर गोलू ही रह जाता है। क्या रह जाता है? गोलू जानते हो ना? गोलू वो बालक होता है जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है। उस बच्चे ने अपने जीवन में डिसीजन कभी खुद ने नहीं लिया है कि मुझे क्या पहनना है, कब पहनना है, क्या खाना है, कब खाना है, कोई डिसीजन नहीं लिया है। सारा डिसीजन उसके परिवार वालों ने लिया है। और फिर आगे स्कूल में केयर टेकर मिल जाते हैं, वो जिस प्रकार का वो कौवा तोड़ के देते हैं वही खाना होता है। वो बच्चा कहता है नहीं मैं इतना बड़ा नहीं खाऊंगा, तो खाना पड़ेगा क्योंकि केयर टेकर है वो उनको सिखाते हैं। अब बच्चा क्या करेगा आगे चलकर? अब बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा BA DLED करने के बाद, तब तक तो घर पे ही है,
कुछ नहीं लिया उसने डिसीजन जीवन में अपना। अब बच्चा बाहर आएगा ना मार्केट में आकर, यहाँ बहुत पछताएगा, बहुत दुख पाएगा, फिर उसको एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ समायोजित नहीं हो सकता है। और एक अपने गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, पहली बात तो पूरे मैच्योर होकर स्कूल में गए हैं, इसलिए जितनी बदमाशियां सीखनी थी उतनी बदमाशियां उसने घर में सीख ली है। अब उसे उन बदमाशियों के प्रदर्शन का अवसर मिलता है स्कूल में, क्योंकि अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। वो बच्चे, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बच्चे का एटमॉस्फियर होता है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को एटमॉस्फियर ऐसा मिलता है कि बिल्कुल फ्री होता है। 40 मिनट की क्लास है, उसमें कोई टीचर नहीं आया तो 40 मिनट तक उसे अपना क्रिएटिव दिमाग को विकसित करने का अवसर मिलता है कि वो 40 मिनट को कैसे गुजारे, दूसरे बच्चों से लड़े झगड़े, क्या करे, कहाँ जाए, सब डिसीजन वो खुद लेता है। बच्चा पैदल चल के जाता है, पैदल चल के आता है, बहुत सारा अनुभव उस बच्चे के पास हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा सर्वांगीण विकास वाला होता है, प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा एकल विकास वाला होता है, जो केवल और केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करके आता है। हो सकता है आजकल कुछ प्राइवेट स्कूल है जो सारे उद्देश्यों की पूर्ति करवाते हैं, लेकिन बच्चा अपने नेचुरल गति से कभी नहीं सीख पाता है। इसलिए प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा यहाँ गोलू बन के आता है ना, यहाँ रास्ते में यहाँ आ गया, कोई समझ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो वो मम्मा को फ़ोन करेगा, मम्मा सुविधाएं नहीं है, बेटा देख ले कहीं सुविधाएं लिखी होगी, बेटा वहाँ देख क्या नाम लिखा है, वहाँ तो मम्मा लिखा हुआ है ब्लॉक सी, वहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक डी, बेटा देख ले, थोड़ा बाहर जाके देख ले, इधर उधर मम्मा कहीं नहीं है, बाहर एक ऑटो चल रहा है। और अच्छा, अपने वाले बच्चे को देखो जो गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आया है, वो जहाँ खड़ा होता है सुविधा वहीं बना देता है, डिसीजन खुद लेता है वो, उसको डिसीजन किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन 6 साल तक अपने बच्चे को घर रख भी सकते हैं, लेकिन वो पड़ोसी नहीं रखने देता है। पड़ोसी ऐसे अपने बच्चे को दुबका फका के गाड़ी में फेंक के आते हैं ना, फिर एक चैन की सांस से लेते हैं और फिर सोचते हैं थोड़ा पड़ोसियों के घर चल के आ जाएं, क्योंकि फ्री है ना, अभी तो बच्चा गया हुआ है। अब वो आते हैं और आके देखते हैं अपना वाला जो गोलू होता है ना, आराम से 4 साल का हो गया, 4.5 साल का हो गया, सो रहा है, सुबह 7:30 बज गए, आराम से मस्ती से सो रहा है। अच्छा, उधर से आके कहते हैं, ओ गोलू सो रहा है अभी आपका? बोले हाँ सो रहा है। बोले मेरा गोलू तो 5 बजे उठ जाता है। कितने साल का हो गया आपका गोलू? बोले हमारा गोलू तो 4.5 साल का हुआ है। मेरा गोलू तो 2.25 साल का, तो रेगुलर जाने लग गया था स्कूल में। अपने को लगता है यार इसका गोलू पड़ जाएगा, अपना गोलू रह जाएगा। फिर हम गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचते हैं, वो कहते हैं नहीं 6 साल से पहले नहीं, एडमिशन नहीं, प्राइवेट स्कूल में हम एडमिशन करवा नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं है। उतने में 2-4 दिन होके पड़ोसी और आ जाता है, बोले आपको ना भाभी जी आज मेरा गोलू की आवाज़ नहीं आई, रोते हुए सुना नहीं आपने, रात भर रो रहा था वो। अब नहीं भी आई ने तो अपने को कहना पड़ेगा हाँ, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो कहेगी हाँ रो तो रहा था आपका गोलू, क्यों रो रहा था? बोले वो अभी 3 साल का हुआ है और रो रहा था कि मैं तो IPS ही बनूंगा। उसके पापा कह रहे थे नहीं बेटा डॉक्टर बनना है, वो कह रहा था नहीं मैं तो IPS ही बनूंगा। उनको लगता है, बड़ी खुशी होती है, उनको लगता है बेटा IPS बन गया, उनको यही लगता है। अपने को लगता है कि यार अपना गोलू सोता रह जाएगा, वो IPS बन जाएगा। इसलिए हम लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। पैसा कहाँ से आता है ये पता नहीं है, क्योंकि हमने देश से सीख रखा है, कर्जा ले लेते हैं। लेकिन ये सोच के पढ़ाते हैं कि 2 साल बचे 6 साल का होने में, 2 साल तक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट में ले आएंगे। लेकिन फिर बच्चा भी अभ्यस्त हो जाता है, हम भी अभ्यस्त हो जाते हैं और पता नहीं लगता है फीस कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसा एडजस्ट हो रहा है। लेकिन बच्चा उस स्कूल में पढ़ता रहता है। उधर गवर्नमेंट स्कूल वाले इंतजार करते हैं कि गोलू कब 6 साल का हो और कब अपने पास आए। अच्छा, गोलू 6 साल का होने से पहले ही प्राइवेट में चला गया, अपने पास आया ही नहीं, तो सरकार के पास नामांकन गिरने लग गए कि पहली क्लास से यदि हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो नामांकन हो ही नहीं रहा है ही नहीं एनरोलमेंट, क्योंकि बच्चा तो आ ही नहीं रहा आपके पास। आप 6 साल का इंतजार करवाते हैं बच्चे के पास, बच्चे के घर वालों के पास टाइम नहीं है 2-3 साल का होने तक, क्या करें? तो सरकार ने कहा अपने जितने भी स्कूल है ना उन सबको हम लोग क्लास 1 से नहीं चलाएंगे। 8 अगस्त 2018 को कहा कि हम लोग इनको चलाएंगे प्री प्राइमरी से। कहाँ से चलाएंगे? प्री प्राइमरी से चलाएंगे। प्री प्राइमरी का मतलब समझते हैं क्या? अरे आंगनबाड़ी वाली 3 से लेकर 6 वर्ष तक, 3 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा प्री प्राइमरी में गया। एक नर्सरी पढ़ेगा, फिर LKG पढ़ेगा और फिर UKG, फिर आएगा वो क्लास 1 में। बताओ बच्चा 3 साल का होते ही स्कूल में आने लग गया कि नहीं लग गया? देखो यहाँ बच्चा, इसकी आयु कितनी है?
यहाँ बच्चे की आयु है 6 से लेकर 14 वर्ष। यहाँ बच्चे की आयु कितनी है? 14 से लेकर 18 वर्ष तक। यहाँ बच्चे की आयु कितनी है? 3 से लेकर 18 वर्ष तक। अब बच्चा 3 साल का होकर स्कूल जा रहा है। क्या हमने इससे पहले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की है? क्या सरकार ने नहीं की? इससे पहले कर रखी है, आंगनबाड़ियां खोल रखी है। हर बच्चे का एनरोलमेंट आंगनबाड़ी में होता है। आंगनबाड़ी का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा। क्या होता है? आंगनबाड़ी 3 काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। 3 उद्देश्यों से खोली गई है। शिक्षा मतलब पढ़ाना, स्वास्थ्य मतलब जितने भी बच्चा 6 साल तक होगा उसके पूरा वैक्सीनेशन होने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की होती है। इसलिए बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता, आंगनबाड़ी सहायिका रोज फोन करती है, आज ये टिक्का लगवाओ, कल वो टिक्का लगवाओ। इसका मतलब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। पोषण, पोषण के रूप में बच्चे की देखभाल आती है। बच्चे को मुरमुरे बांटे जाते हैं। बच्चा मुरमुरा और दलिया खा के आता है ना, वो पोषण से संबंधित उद्देश्य पूरा हो रहा है। 3 उद्देश्यों के लिए हमने आंगनबाड़ी स्थापित कर रखी है। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा। लेकिन क्या आज हमारा समाज इस बात को मान सकता है क्या कि बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहा है तो पढ़ के आ रहा है? हमारे दिमाग में एक ही चल रहा है, क्या करके आ रहा है? दलिया और मुरमुरे खा के आ रहा है। आंगनबाड़ी में मानते ही नहीं कि बच्चे की पढ़ाई होती है क्या। इसलिए समाज के दिमाग से ये बात निकालना जरूरी थी। सरकार ने आंगनबाड़ियों को फोन किया, आंगनबाड़ियों को फोन करके कहा कि देखो तुम चारों ओर नजर दौड़ाओ, तुम्हारे पास में गवर्नमेंट स्कूल जो सबसे नजदीक में है वो कौन सा है। तो चारों ओर नजर दौड़ाई तो आंगनबाड़ियों के पास में जो नजदीक में गवर्नमेंट स्कूल था, उस आंगनबाड़ी को कहा गया कि आप अपना पूरा सामान ऑटो में डालो विथ आंगनबाड़ी सहायिका और उनको उठा के कहां ले जाओ? स्कूल। मैं कह रहा हूं आंगनबाड़ियों को स्कूल में मर्ज कर दिया गया, कोऑर्डिनेट कर दिया गया और प्रिंसिपल को कहा गया कि एक कमरा दे दे भाई, और अब आज से इस आंगनबाड़ी सहायिका की और इन बच्चों की जिम्मेदारी तेरी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उसके अधीन कार्य करेंगे। अब बच्चा आज तो उसी आंगनबाड़ी में रहा है, लेकिन वो प्रवेश कर रहा है स्कूल के गेट में। किस में कर रहा है? और आगे जा रहा है आंगनबाड़ी में। लेकिन अपने समाज के दिमाग में आ गया कि स्कूल में जा रहा है मतलब पढ़ रहा है। पढ़ाई का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आज के दिन राजस्थान का कोई भी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 1 से शुरू नहीं होता है। किससे शुरू होता है? प्री प्राइमरी से 12वीं। लेकिन पूरी आंगनबाड़ियां समाहित नहीं हो पाई, कुछ आंगनबाड़ियां शेष रह गई। हर स्कूल में एक आंगनबाड़ी कम से कम आनी जरूरी थी। बाकी वाली आंगनबाड़ियां ना, उनको भी समन्वित किया जा रहा है, उनको कागजों में, दस्तावेजों में हमने समन्वित कर लिया है, लेकिन व्यवहार में वो उसी स्थान पर चल रहे हैं जहां पहले चल रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं देखो, आंगनबाड़ी सहायिका कहती है कि देखो हमारे थोड़ी दूर पड़ती है, स्कूल नज़दीक नहीं है और घर से मैं यहाँ संभाल भी लेती हूँ, आप एडजस्ट कीजिए, चलाइए। वो व्यवहार में चल रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट हो रही है, धीरे धीरे एक समन्वित हो रही है। तो प्रिंसिपल कहता है कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आप वहीं से चलाएं, आप वहीं से कार्यक्रम संचालित करें, लेकिन ध्यान रहे आप हमारे हैं। मतलब आपका जो पेमेंट बनेगा ना, वो किससे बनेगा? स्कूल से बनेगा। आपका जितना भी काम देखा जाएगा ना, वो किससे देखा जाएगा? स्कूल से देखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? आज के दिन स्कूल कहाँ से चल रहे हैं? प्री प्राइमरी से 12 तक। कितने बच्चा पढ़ रहा है? 3 से 18 वर्ष। और आपको पूछे कि स्कूल शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो स्कूल शिक्षा का मतलब कतई क्लास 1 से 12 नहीं है। क्या होता है? प्री प्राइमरी से 12। ध्यान रखिएगा। ये 2 लाइन भी जो मैंने नई ऐड की है वो लिख लो। जो हमने उस बाकी टेबल तो बना ली थी ना, उसमें ये एज वाला जो फैक्टर हमने ऐड किया है वो लिख लो। लिख लिया? लिख लिया हो तो आगे बढ़ो। नीचे एक लाइन और लिखो। अभी इस पद्धति में ही लिख रहे हैं ना, लिखो। इस पद्धति के तहत
इस पद्धति के तहत राज्य में 5 स्तरों पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुलों, राज्य में 5 स्तरों पर एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुलों की स्थापना की गई है। कंटिन्यू करना। जिनको हमने राज्य में प्रबंधन के 5 स्तरों, जिनको हमने राज्य में प्रबंधन के 5 स्तरों के रूप में पढ़ लिया है। प्रबंधन के 5 स्तरों के रूप में पढ़ लिया है। ध्यान रहेगा, आपको कहीं लगे कि यह संकुल अलग है और वो स्तर अलग है, वो एक ही है। प्रबंधन के 5 लेवल हो गए, ठीक है। अब नीचे अलग से लाइन में लिख लो। अब पद्धति नहीं है, अलग से ऐसी 1-2 बात लिख लेनी है। लिखो। शिक्षा मंत्रालय कोष्टक में लिखना MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय को 1985 में 1985 शिक्षा मंत्रालय को 1985 में नवगठित मतलब नया गठन किया हो। 1985 में नवगठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवगठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कोष्टक में लिखो MHRD। के अधीन कर दिया, जिसे NEP 2020 के बाद, जिसे NEP 2020 के बाद, NEP 2020 के बाद पुनः स्वतंत्र कर दिया है। हो गया। नीचे ये भी लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था। प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, जिसे राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया। समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया। किस में सम्मिलित कर लिया? समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया। फिर एक वो फैक्ट भी लिख लो नीचे अपने आप ही, लिखो शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? लिख लो 11 नवंबर। और फिर नीचे लिख लो शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। एजुकेशन डे होगा वो तो 11 नवंबर को आता है, और टीचर्स डे होगा वो 5 सितंबर को आता है। बस, तो ये हमारे परिदृश्य वाली कहानी समाप्त हुई है, जिसमें हमने हल्का हल्का परिदृश्य समझा है कि राजस्थान में शिक्षा किस तरीके से चल रही है। अब मैं आपको बता रहा था पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्थाएं, ताकि उन संस्थाओं का निचोड़ निकाल लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे उनको, तो आगे समस्या नहीं आएगी अपने को। तो आपको हेडिंग लगानी है भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थान, मतलब राष्ट्रीय स्तर के, ऐसे लिख लो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शैक्षिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख शैक्षिक संस्थान। प्रमुख शैक्षिक संस्थान कौन से स्तर की बात कर रहे हैं हम लोग? राष्ट्रीय स्तर के। और किसके संस्थान है? शिक्षा के संस्थान। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन में तुम्हें बता देता हूं हम लोग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करेंगे। एक संस्था तो होती है जिसका नाम होता है MOE या MHRD, वो तो हमने देख लिया है, उसको नहीं पढ़ना है। एक संस्था पढ़नी है अपने को नीपा। इस नीपा को ही हम लोग बोलते हैं न्यूपा। एक संस्थान हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT, नाम सुना है क्या आपने? एक संस्थान हम लोग पढ़ने वाले हैं NCTE, सुना है क्या नाम आपने? एक संस्थान हम लोग पढ़ने वाले हैं RCI, ये भी सुना है? बहुत सारे लोग तो इसकी चपेट में भी है। कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। RCI। एक संस्थान होता है CBSE, एक होता है NIOS, और भी कोई होता है क्या? बताओ बताओ, फेंको। हैं? बस हैं? SCRT वो स्टेट के हैं, वो स्टेट के हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। बस हो गया तो ना? हैं? एक होता है आपका NIAE, ये संस्थान है मुख्य मुख्य। अच्छा, ये जो NCERT है ना, NCERT, इस NCERT के 4 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 4। इसके 4 अंग है। इसका मतलब NCERT एक पूरी बॉडी है, जिस पूरी बॉडी के 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों भागों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं NCERT। एक संस्थान है NIE, एक संस्थान है RI, एक संस्थान है CIET, एक संस्थान है CIV। ये संस्थान पढ़ने वाले हैं, इसलिए इतने ज़्यादा संस्थान हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा संस्थान हो गए तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन सवाल आएगा इनमें से एक सवाल आना है। किन संस्थाओं में से? राज्य की संस्थाओं में से एक सवाल आना है। एक सवाल अब तक जो हमने परिदर्श से पढ़ा उसमें से आना है। हर जगह से एक एक सवाल बनेंगे। हम लोग एक एक की तैयारी करके चल रहे हैं।
हो सकता है ज़्यादा सवाल आ जाए। ये नीपा, ये एनसीईआरटी, ये एनसीटी, आरसीआई, सीबीएसई, एनआईओएस, एनआईई, ये एनआई, आरआई, सीआईटी और सीआईबी क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो इनकी फुल फॉर्म, मतलब पूरा नाम, बस एक इनकी स्थापना कि किस वर्ष इनकी स्थापना हुई, और एक इनका प्रमुख कार्य है कि इसका मुख्य कार्य, जिससे हम लोग इसकी अवधारणा को समझ ले कि यह संस्था है क्या। बस इतनी सी बात पढ़ने वाले हैं। एक एक में 3-3 लाइन लिखने वाले हैं। इसका मतलब ये जो हम 20-22 लाइन लिखने वाले हैं ना, 20-25 लाइन, इसमें हम पूरे संस्थान क्लियर कर लेंगे। ये टेबल एक बार तो बना लो ऐसे कैसे। हमने यहाँ केवल वही संस्थान लिखे हैं जो स्कूल शिक्षा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट वाले संस्थान नहीं लिखे हैं। हो गया? अब ठीक है, आगे चलें। एक एक संस्था को देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नीपा। नाम बोलो देखे। नीपा बोलो। नीपा, या फिर क्या कहते हैं? न्यूपा। नीपा या नाम सुना है क्या आपने कभी? सुना है? पहली बार ही सुन रहे हैं ना। हमने कोई का ज़्यादा काम का रहा ही नहीं। अच्छा, इनमें से ना, इनमें से ये एक तो एनआईओएस है ना, ये नोएडा में है, यूपी वाले नोएडा में, और एक ये जो सीआईबी है ना, ये भोपाल में है। लिखना नहीं है, बाकी सब दिल्ली में है। बाकी सब कहाँ है? दिल्ली में है, तो आसानी से याद हो जाएगा अपने को। देखो, हेडिंग लगाओ अपने, नीपा। नीपा, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूपा भी बोल रहे हैं ना। अभी नीपा की फुल फॉर्म लिखो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी करो देखें। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान।
क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई 1979 में। 1979 में कहाँ पर? दिल्ली में। अच्छा, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था इसको 2006 में, और 2017 में वापस विश्वविद्यालय का दर्जा छीन लिया। जब ये विश्वविद्यालय था तब ये कहलाता था न्यूपा, यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लिख लो ऐसे कैसे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो केवल इंग्लिश ही लिख लो, वो तो हिंदी क्यों लिखोगे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो मजबूरी हो जाएगी कि वो आपकी भाषा भी लिखेंगे, क्योंकि मान्य अंग्रेजी होती है, हिंदी नहीं होती है। हो गया? अच्छा देखो, क्या काम का है ये, क्या काम करता है? तो देखो, ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कब स्थापित होता है? 1979 में। कब होता है? 1979 में। एक स्कूल में अच्छी योजना कैसे बनाई जा सकती है, एक स्कूल में अच्छी प्लानिंग कैसे की जा सकती है? स्कूल की प्लानिंग कौन करता है? स्कूल का मुखिया। स्कूल का मुखिया ही तो करेगा स्कूल की प्लानिंग। स्कूल में अच्छी प्लानिंग कैसे की जा सकती है और स्कूल का प्रशासन अच्छी तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, इस बात की जानकारी यदि उस संस्था प्रधान को होगी तो वो अपने स्कूल को बेहतर तरीके से चला सकेगा कि नहीं चला सकेगा। अब वो बेहतर तरीके से वो जानकारी, वो जो संस्था प्रधान है वो अपने माँ के पेट से तो लेके नहीं आया, उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो भारत में जितने भी शिक्षा अधिकारी है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो डीओ है, डीडी है, जेडी है, एडी है, जो भी शिक्षा अधिकारी है, उन शिक्षा अधिकारियों को कि भाई शिक्षा की प्लानिंग बहुत अच्छी कैसे हो सकती है, शिक्षा का प्रशासन बहुत अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में ट्रेनिंग देने का जो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, उस संस्थान का नाम क्या है? नीपा। समझ गए ना एक ही बात में? नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब राष्ट्रीय संस्थान है, किसका है? एजुकेशनल प्लानिंग मतलब शिक्षा में योजनाएं बनाने, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शिक्षा के प्रशासन से संबंधित सबसे बड़ा जो संस्थान है ना, वो कौन सा है? नीपा है। बीच में इस नीपा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था, इसलिए इस नीपा ने ईपीए नाम से कोर्स चलाना शुरू कर दिया था और कॉलेजों को मान्यता देने लग गया था। मतलब एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपकी बीए, बीकॉम और बीएससी होती है ना, वैसे ईपीए एक कोर्स होता है। यदि एक बच्चा 3 साल तक स्नातक और 2 साल तक पीजी में ईपीए पढ़ेगा तो उसको हमने यदि बोनस अंक देके, उसको एक्स्ट्रा अंक देके हम लोग शिक्षा अधिकारी बनाएंगे, तो बताओ वो प्रशासन और योजना पहले से ही सीख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन धीरे धीरे 2017 तक आते आते वो जो ईपीए का कोर्स पास होने लगा ना, वो 1 वीक सीरीज से होने लग गया, फिर उसके बाद 1 नाइट सीरीज, फिर उसके बाद में 1 हावर सीरीज, और उसके बाद तो सीरीज ही नहीं, पता ही नहीं है कॉलेज कौन सी, और ईपीए की सर्टिफिकेट अपने पास में पहुंच गया। ऐसे बच्चे यदि आगे चलकर शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए 2017 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? दर्जा समाप्त हो गया, लेकिन कुछ अभी भी ये यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्य करता है। एक तो जैसे 2017 में जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था, उसको वो जब तक पीजी नहीं करेगा जब तक निकाल नहीं सकता है। एक दूसरा कुछ कार्य ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से अभी भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कई अर्थों में हम लोग नीपा कह देते हैं, तो कई अर्थों में क्या बोल देते हैं? न्यूपा बोल देते हैं। कोई डाउट नहीं है? आप भी
सौभाग्यशाली होंगे यदि आप जिस दिन अधिकारी बने, शिक्षा अधिकारी, संस्था प्रधान बने, यदि आपको नीपा 10-5 दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाता है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी। आप नीपा जाएंगे और जाके वहाँ ट्रेनिंग लेके आएंगे। आपको वहाँ पर जो मास्टर ट्रेनर होंगे वो इस बात की जानकारी देंगे कि कैसे बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा स्कूल को संचालित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? फिर दूसरी बात, जब ये लोग शिक्षा के मामले में, शिक्षा के प्रशासन और योजना के मामले में इतना जानता है ये नीपा, इसका मतलब मैं कहूँगा ना, भारत में शिक्षा की योजना और प्रशासन के मामले में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा संस्थान कौन सा है? नीपा ही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी योजना, सोचो, देखे, फेंकने का प्रयास करो। दूसरे रूप में नाम ले लिया मैंने, फिर तो कहोगे अरे यार यही थी क्या? हाँ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक वह योजना है जो भारत की राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई शिक्षा की सबसे बड़ी योजना है। वही एक नहीं है? मुझे बताओ, शिक्षा की योजना बनाने में अनुभव किसके पास? नीपा के पास। सबसे बड़ा अनुभव इसके पास है। तो जब MHRD अपना शिक्षा मंत्रालय शिक्षा की नीति बनाता है तो पूरा सहयोग किससे लेता है? नीपा से लेता है। तो 2 काम हो गए ना इसके। कार्य में लिखो नंबर 1, नंबर 1 लिखो, लिखो शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा की योजनाओं एवं प्रशासन के संबंध में प्रशिक्षण देना और दूसरा कार्य लिखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में योगदान देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में योगदान देना। बस क्लियर हो गया एक संस्थान। बताओ तो नीपा का पूरा नाम? ध्यान दीजिएगा। बताओ कार्य नंबर 1, दूसरा, अलावा काम तो इसके 10, 15, 20, 25 हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमसे पूछने की संभावना है, एक तो नीपा का पूरा नाम और एक इसका मुख्य बात पूछ जा सकती है। जैसे पिछली बार ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी एक सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका मतलब है उसमें लिखा था दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो ये कॉमन सेंस की कहानी एक नहीं है अपने लिए कि भाई इसको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। नीपा में अध्यापक को ट्रेनिंग के बुलाने का क्या आधार होता है सर? अध्यापक को नहीं बुलाते हैं, अध्यापक को नीपा में नहीं बुलाते हैं। अध्यापक को कोई योजना ही नहीं बनानी है और कोई प्रशासन नहीं चलाना है, स्कूल नहीं चलानी है। अध्यापक को अपने पढ़ाई करवाना है। यहाँ नहीं बुलाएंगे अध्यापक को, अब बुलाएंगे हम इस संस्थान में। अगला संस्थान कौन सा है? NCERT। NCERT पूरा नाम लिखो, देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी करो, देखें, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या बताओगे इसकी स्थापना? कब हुई है? वेरी गुड, 1 सितंबर 1961 को। अभी अभी कमेंट आया है सर, न्यूपा में यू का क्या अर्थ है? नीपा में यू का अर्थ क्या है? बताया नहीं क्या? ध्यान रखना है बेटा, बाकी चीज़ों का ध्यान कम रखना है, यहाँ ज़्यादा ध्यान रखना है। बता दिया है भाई, यूनिवर्सिटी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बारे में नहीं लिखवाओगे क्या? नहीं लिखवाऊंगा। पता नहीं लोगों को तसल्ली क्यों नहीं है, धैर्य क्यों नहीं। पैदा होते ही वही कहावत है, पैदा होते ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बोले इसकी शादी भी कर दो और इसका मौसर भी कर दो, मार मुरा दो इसको, हो जाएगा क्या पूरा काम एक साथ? अभी नाम लिखा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तसल्ली रखो, तुम धैर्य रखो। ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम 17 जनवरी को नहीं है, 17 जून को ही है। रुको भाई, धैर्य रखो ना, बताऊंगा मैं सारा। ऑनलाइन वालों जो पढ़ा दिया है ना पीछे, उसमें से डाउट हो तो तुरंत पूछिए। आगे का नहीं बताना है मुझे, रास्ता भी नहीं बताना है कि ऐसे ऐसे चलना है, वैसे वैसे जाना है, ये मत करवाओ वो मत करवाओ। अभी मैं करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपके स्थान पर बैठकर पढ़ा हुआ हूं। 32 महीने कोचिंग की है मैंने मेरे जीवन में। कितने? 32 महीने। सारा अपने छोटे से एरिया से लेकर जयपुर, जोधपुर, सीकर, दिल्ली, जहाँ जहाँ कोचिंग थी। हमारे ज़माने में ऑनलाइन वाला मामला नहीं था बस, इसलिए कोचिंग हमें 2 बार भी करनी पड़ जाती, 3 बार भी करनी पड़ जाती। आपके पास तो सुविधा है। 32 महीने की कोचिंग का मुझे अनुभव है, इसलिए मुझे बताया कि क्या पूछना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि मुझे 32 महीने में कभी डाउट ही नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद हो सकता है मंदबुद्धि होगा इसलिए डाउट नहीं आया होगा। कभी डाउट नहीं आया 32 महीने में। और इनको तुरंत प्रभाव से डाउट आने लग जाते हैं। डाउट बहुत आते हैं इनके, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चलता है कि हमने फीस दी है डाउट पूछने के लिए दी है। ये डाउट पूछना नहीं होता है। डाउट क्या होता है? जो चीज़ कहीं मिले नहीं, वो डाउट होता है। अब नीपा की स्थापना कब हुई? अरे तो गूगल पे लगा ले यार, नीपा के बारे में पूरा बता देगा वो। इसका मतलब ये तो है नहीं कि टीचर को आए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। टीचर को आने नहीं आने से कोई मतलब नहीं होता है। जो चीज़ें नहीं मिलती है ना, जो चीज़ें नहीं समझ में आई ना, उनके बारे में पूछा जाए ना, वो डाउट कहलाता है। और जो जिनके बारे में आ रहा है या अपने को पता है, क्योंकि स्टूडेंट अमूमन वही सवाल पूछता है जो उसे पता होता है। ये वास्तव देखा है हमने, जाना है। स्टूडेंट को पता होता है, क्योंकि जब नहीं पता होता है तो उसको सवाल भी नहीं आता है, क्योंकि इतना क्रिएटिव नहीं है कि वो सवाल अपने आप बना लेता है। नहीं, उसने कहीं ना कहीं से ये सवाल पढ़ा हुआ है, उसको आ रहा है, तो वो जानने का प्रयास कर रहा है कि इस बेचारे टीचर को आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो ये जानने का पूरा प्रयास करता है। हाँ, टीचर को आ रहा है तो उसको तसल्ली होती है कि हाँ अब अपना सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टीचर को आ रहा है। रुक जाओ भाई, तसल्ली रखो। अभी 12वीं पास कर करके आगे व्यवहारिक दुनिया देखे नहीं, और प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़े हो। गवर्नमेंट वालों को तो डाउट होता ही नहीं है, अपने आप ही क्लियर करते हैं वो अपना डाउट खुद स्वतः ही क्लियर करते हैं, कभी डाउट आता ही नहीं है। तो पढ़ो बेटा आराम से, शांति से ना। देखो डाइट के प्रिंसिपल की रैंक क्या होती है? वेरी गुड, आ गया रे। डाइट का नाम लिया क्या मैंने कभी? हैं? नहीं लिया, डाइट का नाम नहीं लिया। पढ़ाऊंगा मैं तो उस प्रिंसिपल की फोटो बना के बता दूंगा, सच बता रहा हूँ। प्रिंसिपल का चित्र बता दूंगा कि वो चित्र कौन सा है।
तहसील रखो बेटा, क्रम से चलो, सिस्टमेटिक अध्ययन करो, क्योंकि मेरी थोड़ी ज्ञान देने की आदत है। और दूसरी बात, आपको न केवल शिक्षक बनना है, मिनक बनना है। क्या बनना है? मिनक। शिक्षक तो कोई भी बन जाता है, स्कूल में क्या बन के जाना है? मिनक। क्योंकि आपको अब गांव वाले सब लोग मिनक मानेंगे। क्या मानेंगे? मिनक मानेंगे। और यदि ऐसी हरकतें वहां करने लगे तो गांव के बीच में दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। मिनक बनना है। क्या बनना है? मिनक। और मिनक वह होता है जो बिल्कुल भी घोचेबाजी नहीं करता है, अपने काम से क्या करता है? काम रखता है। पढ़ो बेटा पढ़ो, आराम से सब बता देंगे। ग्रेड 3 में एससी कैटेगरी से कितने नंबर लाने होंगे? ग्रेड 3 में एससी कैटेगरी। आपको क्या लगता है मैं भोपाजी हूं क्या? मुझे भाव आता है क्या? एग्जाम से पहले मेरिट तय हो सकती है। इससे बड़ी मूर्खता इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। और पूछ लो कोई हो तो। सर आपने कैसे पढ़ाई की, प्लीज हमें भी बताइए। मैंने कभी भी कोई किसी से डाउट नहीं पूछा, जितना टीचर लिखवा के चला गया उसको रट दिया मैंने। रट्टा। आपको लग रहा होगा समझ लिया है, नहीं नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम समझ लें। हमारा दिमाग सिर्फ इतना ही काम करता है जितना हम रट सकते हैं। समझाने का काम टीचर का होता है। टीचर समझा के चला। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज होती है, एक बार समझ लिया ना, दोबारा भूलते नहीं है उस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है, और कॉन्सेप्ट कभी अपने आप विकसित नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है। कोचिंग की बात कर रहा हूं, घर बैठ के भले आप किताब में से पढ़ो तो कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा। अब आपके पास केवल एक ही काम बचता है, रटना। की स्थापना कब हुई? क्योंकि जो चीज समझी जा सकती है ना, उसे केवल समझी जा सकती है, और जो रटी जा सकती है ना, उसे केवल रटी जा सकती है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। आपको लगता होगा रटने वाली चीज को समझ ले, समझने वाली चीज को रट ले, नहीं होता है। तो मैं तो रटता था, लिख लिख के रफ कॉपी रखता था और रटता जाता था, रटता जाता था, रटता जाता था। ऐसे रटता कि क्रम से लेकर लास्ट तक वापस लिखता उसको, कि कोई बीच में लाइन छूट नहीं जाए। बस यही तरीका था अपना, और कोई तरीका नहीं था। और रटते 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 असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे दिया। और एक नहीं है, एक तक नहीं, ऐसा नहीं कि भाई एक बार रट के काम हो गया। 1900 पे ग्रेड से शुरू किया, और 1900 पे ग्रेड से शुरू करते हुए 7वें नंबर तक आ गया। 7 विभाग देख लिए अलग अलग, जिनमें नौकरी वोकरी करके आया, देख के आया क्या क्या मामला है। और केवल क्या किया? रटा। एक बात भी नहीं समझी। ये मजाक नहीं है, आपको मजाक लग रहा होगा। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी। हिस्ट्री से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू दिया, किताब नहीं पढ़ी। आपको लगता होगा किताब, गाइड पढ़ी, गाइड नहीं पढ़ी, लाई नहीं, खरीदी नहीं। केवल जो क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स भी नहीं, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स जो लिखवा दिया ना। आज तक मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि एक भी सवाल गलत नहीं हुआ जो लिखवाया हुआ है। और आज तक ये रिकॉर्ड है कि उसके बाहर से एक भी सवाल सही नहीं हुआ अपना, क्योंकि उतना ही आता था जितना इसमें लिखा रहता था। इसलिए सवाल गलत होता ही नहीं था, जो होता था वो तो सही, और नहीं होता था वो खाली। सेम यही फंडा था, और इसी फंडे से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और मुझे लगता नहीं कि अब इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, यूपीएससी जैसा पेपर बनाया जा रहा है। नहीं है, सिलेक्शन लाइक पेपर केवल रटने वाला होता है, समझने वाली चीज़ यहाँ समझा दी जाती है। क्या आप नीपा का कॉन्सेप्ट कभी भूल जाएंगे क्या? नीपा की फुल फॉर्म भूल जाएंगे, नीपा की स्थापना भूल सकते हैं, लेकिन नीपा का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझना है बेटा। अब ज़्यादा ज्ञान मत ले मेरे से सुबह सुबह, ठीक नहीं रहेगा। स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई है। कब हुई है? 1 सितंबर 1961 को। लिखो, यह देश की स्कूल शिक्षा, देश की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की, यह देश की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान है। अकादमिक संस्थान है। यह देश की स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की सर्वोच्च स्वायत्तशासी
कि देश के स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की सर्वोच्च स्वायत्तशासी अकादमिक संस्थान है। देखो, आदमी अपने नाम से नहीं जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो इसके कार्य जानने जरूरी है कि एनसीईआरटी के कार्य क्या है। लेकिन इससे ऊपर वाली जो मैंने लाइन लिखी है ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आया है। एक तो ये शब्द समझ में नहीं आया स्वायत्तशासी, एक ये शब्द समझ में नहीं आया अकादमिक। ये तो समझ में आ गया देश की स्कूल शिक्षा भी तो समझ रहे हैं ना, स्कूल एजुकेशन क्षेत्र की सर्वोच्च है, मतलब सबसे बड़ी। लेकिन स्वायत्तशासी क्या है और अकादमिक क्या है, शॉर्ट में समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बेटा ना रटना नहीं है इसको। जितनी भी संस्थाएं होती है ना सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है राजकीय और एक होती है स्वायत्तशासी। लिखना कुछ नहीं है, एक होती है राजकीय और एक होती है स्वायत्तशासी। दोनों ही गवर्नमेंट की है, ध्यान रखना है, संस्थाएं दोनों ही गवर्नमेंट की है। अच्छा, मैंने आपको दो प्रकार के काम बताए, एक तो होता है प्रशासन का काम और एक होता है प्रबंधन का काम। बताए थे क्या? प्रशासन यानी नीतियों का निर्माण करना, यही काम होता है प्रशासन का। और प्रबंधन का नीतियों का क्रियान्वयन। क्या होता है? क्रियान्वयन। अच्छा, नीतियों का निर्माण कर लेना और नीतियों का क्रियान्वयन करना, दोनों अलग अलग मैटर हो गए ना। इसको तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन के कार्य, प्रबंधकीय कार्य, और इसको प्रशासकीय कार्य। ध्यान रखना है, प्रशासन का कार्य करने के लिए एक समिति का नाम होता है जिसका नाम होता है शासी परिषद। क्या नाम होता है? शासी परिषद, या इसको कई बार शासकीय परिषद भी बोल देते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। क्या बोलते हैं? गवर्निंग काउंसिल। प्रबंधन का काम करने के लिए एक समिति होती है जिसका नाम होता है कार्यकारिणी समिति। इसे कई बार निष्पादन समिति भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी। अच्छा, ये शासी परिषद और कार्यकारिणी परिषद। अब मैं ये कहूंगा कि शासी परिषद का काम क्या है? नीतियों का निर्माण करना। और कार्यकारिणी समिति का नाम क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन करना। बात समझ में आ गई नहीं? यहां तक जो भी संस्थान राजकीय संस्थान होता है, उस राजकीय संस्थान में केवल कार्यकारिणी समिति पाई जाती है। इन दोनों में से कौन सी समिति होगी? कार्यकारिणी समिति पाई जाएगी। इसका मतलब राजकीय संस्थान क्या काम करेगा? नीतियों का क्रियान्वयन करेगा। जो शुद्ध रूप से राजकीय संस्थान होते हैं ना, वो संस्थान कभी भी अपने नियम खुद नहीं बनाते हैं, सरकार उनको नियम बना के देती है। उनका काम होता है उन नियमों को धरातल पर उतारना। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ सरकार ऐसी संस्थाएं बनाती है ताकि वो संस्थाएं अपने नियम भी खुद बनाएं और लागू भी खुद करें। क्योंकि सरकार स्तर पर यदि नियम बनते हैं तो उसमें देरी हो सकती है, समय लग सकता है, तुरंत प्रभाव से काम नहीं होंगे। इसलिए कुछ संस्थाओं को सरकार स्थापित करके उन्हें स्वायत्तता दे देती है। किस बात की स्वायत्तता? यानी स्वतंत्रता। किस बात की? नियम बढ़ाने की। इसलिए इन संस्थाओं को बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। क्या बोलते हैं? मतलब अपने आप ही अपने नॉर्म्स तैयार कर रहे हैं। स्वायत्त शासन मतलब खुद ही क्या कर रही है? शासित हो रही है, खुद ही प्रशासन का काम कर रही है। इसका मतलब इसमें ये दोनों समितियां होती है, शासी परिषद भी होगा और कार्यकारिणी परिषद भी होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक आपने नाम सुना है क्या कभी? बोर्ड। अरे नाम सुना है क्या? बोर्ड यानी मंडल। किसी संस्था के बारे में आप ये नाम सुनते हैं कि वो बोर्ड है या मंडल है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नाम है ना। अच्छा, उस बोर्ड का मतलब क्या है? कि आप जब माध्यमिक शिक्षा अजमेर में जाओगे, वहां जैसे ही जाओगे तो अंदर प्रवेश करोगे, चारों ओर बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं। तो मतलब दीवारों पर भी बोर्ड बने हुए हैं, पूरे ब्लैक बोर्ड पेंट करवा रखा है। बोर्ड का मतलब होता है शासी परिषद। क्या होता है? शासी परिषद यानी उन सदस्यों का समूह है जिन सदस्यों को उस संस्थान से संबंधित नियम बनाने का पावर दिया गया, शक्तियां दी गई है। उस सदस्यों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बोर्ड। इन्हीं सदस्यों को आजकल हम एक नए रूप में लेने लग गए और वो होती है काउंसिल। काउंसिल यानी होती है परिषद। क्या होती है? परिषद। परिषद भी कौन सी परिषद को इंगित करता है?
शासी परिषद को। बोर्ड भी किसको इंगित करता है? इसका मतलब जिस संस्था के नाम में या तो बोर्ड लिखा हो या काउंसिल लिखा हो, इसका मतलब वो स्वायत्त शासी संस्था है। इसका मतलब कौन सी संस्था है? स्वायत्त शासी। ये एक पहचान का तरीका है। जिस संस्था के नाम में बोर्ड या परिषद लिखा होगा, निश्चित रूप से वो संस्था राजकीय नहीं होगी। वो क्या होगी? स्वायत्त शासी। ये नहीं है कि हर स्वायत्त शासी संस्था के नाम में बोर्ड या काउंसिल लिख दिया जाए, लेकिन जिसमें लिखा होगा ना, वो निश्चित रूप से क्या होगी? स्वायत्त शासी संस्था होगी। ये परिषद किसको इंगित करती है? शासी परिषद को। ये बोर्ड किसको इंगित करता है? शासी। मैंने नाम दिया है एनसीईआरटी को। कौन सा? इसका मतलब एनसीईआरटी के पास अपना खुद का एक काउंसिल है, अपना खुद का एक परिषद है, तो नियम भी खुद ही तय करता है। इसका मतलब स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र। एक नाम तो ये हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और था यहां दूसरा एक कॉन्सेप्ट था कार्यों से संबंधित। अच्छा, स्कूल में जो कार्य किए जाते हैं ना, मैं स्कूल को लेकर समझा रहा हूं, वो दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक होते हैं प्रशासकीय कार्य और एक होते हैं अकादमिक कार्य। एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और एक होते हैं एकेडमिक वर्क। अकादमिक को क्या बोलते हैं? एकेडमिक। एक तो कार्य होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वाले और एक होंगे अकादमिक वाले। अब देखिए, आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल में दो प्रकार के काम है। टीचर समय पर स्कूल आया कि नहीं आया, स्कूल समय पर खुला कि नहीं खुला, समय पर प्रार्थना हुई कि नहीं हुई, टीचर समय पर क्लास में गया या नहीं गया, टीचर ज़्यादा छुट्टी तो नहीं ले रहा है, कितनी छुट्टी उसे मिलनी चाहिए, क्या किताबें सब तक पहुंची कि नहीं पहुंची, सारा स्टाफ को पेमेंट मिला कि नहीं मिला, स्कूल सही ढंग से संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई बाध्य तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्कूल में संसाधन पूरे है कि नहीं है। इस प्रकार के काम होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रशासकीय कार्य, जिन्हें मैं कहता हूँ चौधर वाले कार्य। किसके कार्य हैं? चौधर करने वाले कार्य। लेकिन क्लास में टीचर गया, यहां तक प्रशासकीय कार्य है। अब क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है ना, वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, वो बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सही टीचिंग मेथड्स यूज में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बालकों का मूल्यांकन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालकों में वो अपेक्षित संशोधन परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे। ये जो कार्य होते हैं ना, ये होते हैं अकादमिक कार्य। कैसे होते हैं? अकादमिक मतलब एकेडमिक, मतलब पढ़ाई लिखाई के। किसके कार्य? पढ़ाई लिखाई के। समझ गए ना? दो प्रकार के काम होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एक होते हैं प्रशासकीय कार्य और एक कौन से होते हैं? अकादमिक कार्य। अब वापस आइए, हमने कहा कि ये देश की मतलब पूरे भारत की कौन से क्षेत्र की? स्कूल शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वायत्त शासी, मतलब अपने नियम खुद ही बनाता है, स्वायत्त शासी और कैसी संस्था है? अकादमिक संस्था। इसको चौधर से कोई लेना देना, इसको लेना देना किससे? पढ़ाई से। किससे? पढ़ाई से। मैं कह सकता हूं देश की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी है। देश की सबसे बड़ी स्कूल शिक्षा की पढ़ी लिखी संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी। बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत नॉलेज है इसको स्कूल शिक्षा का। अब आपके स्कूल में जिस दिन एनसीईआरटी का कोई अधिकारी जांच करने के लिए आए ना, तो अपनी मोटरसाइकिल को 200 की स्पीड में मत दौड़ाना कि मैं लेट हो जाऊंगा। उसे कोई लेना देना नहीं है टीचर कब स्कूल में आया है, उसे कोई मतलब नहीं है टीचर ज़्यादा छुट्टी ले रहा है, कम ले रहा है, टीचर क्लास टाइम पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई सेंस नहीं है। उसे तो सेंस ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिलेबस के बाहर तो नहीं जा रहा है, क्या मूल्यांकन तो सही ढंग से किया जा रहा है। इसके पास केवल और केवल पावर कौन सा है? अकादमिक का। प्रशासकीय कार्यों का पावर इसके पास में नहीं है, और ये पढ़ी लिखी संस्थान है। अब बात समझ में आ गई? अब इसके कार्य बताओ मुझे, अब क्या काम करेगा ये एनसीईआरटी? पहली बात तो सिलेबस बनाना, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, तो देश में सिलेबस बनाने की संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी। और मेन तो दो ही काम होते हैं, एक सिलेबस करवाना और एक उस सिलेबस बनाना और एक सिलेबस का मूल्यांकन करवाना। क्या करवाना? मूल्यांकन मतलब परीक्षा करवाना नहीं होता है। मूल्यांकन परीक्षा को पेपर बांटने वाले, कॉपियां एकत्रित करने वाली वो तो संस्थाएं दूसरी को जिम्मेदारी दे देता है। ये तो कहता है वो जो बच्चों का मूल्यांकन करवाएंगे ना, उसमें क्या बच्चे जिन उद्देश्यों को हमने पढ़ाया था उन उद्देश्यों के अनुसार बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने पता ना एनसीईआरटी के उद्देश्य होते हैं, ज्ञान से संबंधित कितने सवाल होंगे, ज्ञानोपयोग से संबंधित, अवबोध से संबंधित, कौशल से संबंधित, रुचि से संबंधित। वो जो ब्लूप्रिंट बनाने का काम है ना, कि कैसे कैसे सवाल दिए जाएंगे, किस किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, वो ढांचा बनाकर एनसीईआरटी देता है।
और बाद में अपने बोर्ड को सौंप देता है, निदेशालय को सौंप देता है, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको ध्यान में रखे, उसे बाहर नहीं चल सकते हैं। तो देश की पढ़ी लिखी संस्था कौन सी होगी अपने? एनसीईआरटी। क्या करती है? पाठ्यक्रम बनाती है, और क्या करती है? मूल्यांकन करवाती है। दो काम मेन हो गए। पाठ्यचर्या भी तो बनाती है क्या? पाठ्यचर्या एनसीएफ नहीं बनाती है? कौन बनाता है एनसीएफ? शिक्षक खुद टीएलएम बनाते हैं, एनसीएफ नहीं बनाते। नींद आ रही है क्या आपको? है? नींद नहीं आ रही है? थोड़ा बता दो मैं पाठ्यक्रम के बारे में, है ना? हाँ। नहीं, नींद आई तो मुझे बता देना, मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा। नींद का एक ही इलाज है कि क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाओ। तो लिखवाएंगे तो नींद में लिख लेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ही छोटी बड़ी होगी, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, नेशनल एजुकेशन। देखो कोई भी देश होता है ना, कोई भी देश, अच्छा उद्देश्य दो होते हैं, एक शैक्षिक उद्देश्य और एक शिक्षण उद्देश्य, एक एजुकेशनल एम और एक टीचिंग एम। दोनों में अंतर होता है। बड़े कौन से होते हैं? देखो शिक्षण उद्देश्य तो छोटे से होते हैं। जैसे आप उस कमरे के बाहर हैं, आपको इस क्लास में 35 मिनट की क्लास लेनी है, तो आप लोग अपने उद्देश्य तय करेंगे कि आज की क्लास में पढ़ाकर मैं किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करूंगा। वो शिक्षण उद्देश्य होते हैं, टीचिंग एम होते हैं। लेकिन शिक्षिक उद्देश्य जो होते हैं ना, एजुकेशनल एम जो होते हैं, वो एक देश अपने पूरे शिक्षा की, बालकों को हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, 1 साल पढ़ाएंगे, किन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या आप कोई मुझे बता सकता है अपने भारत में जो आज के दिन हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चा भाड़ में जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं है। मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास हो कि नहीं हो उसे मतलब नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये कि बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनाना। क्या करना? सुयोग्य नागरिक बनाना, ताकि देश के विकास में योगदान दे सके। एक अच्छा मिनक बनाना। क्या बनाना? अपनी पूरी शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? मिनक बनाना। क्या होता है? मिनक बनाना। एक ही उद्देश्य थोड़ी होता है, कई सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन मुख्य क्या है? मिनक बनाना। अच्छा, इन उद्देश्यों की पूर्ति हम लोग करेंगे, इन उद्देश्यों की हम लोग प्राप्ति करेंगे, तो किस रास्ते पर चल के? कि बच्चे को पीटकर मिनक बनाएंगे, बच्चे को समझाकर मिनक बनाएंगे, बच्चे को किसी बोपाजी के पास ले जाकर बैठाकर मिनक बनाएंगे, उस बच्चे को मिनक कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक खाका तैयार किया जाता है, एक रास्ते तैयार किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है पूरे देश की, और वो राष्ट्रीय स्तर की प्लानिंग होती है, उसे बोलते हैं हम लोग एनईपी। इसका मतलब देश के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्लानिंग की जाती है देश स्तर पर, उसको हम लोग बोलते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जब एनईपी तैयार हो जाती है ना, शिक्षा विभाग जब एनईपी तैयार कर देता है, उस एनईपी को तैयार करके भेजता है एनसीईआरटी के पास। उस एनसीईआरटी उस एनईपी पर, इसके आधार पर एनसीएफ तैयार करता है। क्या करता है? एनसीएफ मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब मान लीजिए एनसीईआरटी के पास इसमें लिख के आया एनईपी में कि आपको 20 उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। अब एनसीईआरटी सोचता है कि हम लोग बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी ये तय करता है, एक मोटा मोटा खाका तैयार करता है, एक मोटा मोटा ढांचा तैयार करता है कि विज्ञान पढ़ाकर हम लोग इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, गणित को पढ़ाकर इन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, सामाजिक को पढ़ाकर ये उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा को, शारीरिक शिक्षा को, नैतिक शिक्षा को, जो जो शिक्षा चल रही है ना, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाकर हम लोग कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हैं, एक डिवाइडेशन कर लिया जाता है मोटा मोटा। इस डिवाइडेशन को बोलते हैं एनसीएफ। क्या बोलते हैं? आपको पता है ना, आपने एनसीएफ 2005 बनवाया था, तो इसको शायद मेरे ख्याल से कितने 21 भागों में बांटकर बनाया था, या 21 प्रारूप में तैयार किया था। इसका मतलब वो 21 अलग अलग सब्जेक्ट थे कि किस उद्देश्यों की पूर्ति। और हमसे सवाल भी यही पूछा जाता है जहाँ एनसीएफ का सवाल आता है कि गणित को पढ़ाकर निम्न में से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है,
या विज्ञान को बढ़ाकर किस उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। अब वो हमने बांट लिया। जब हमने बांट लिया ना, तब एनसीईआरटी अगले लेवल में वही एनसीईआरटी राज्यों की एससीईआरटी के साथ मिलकर सिलेबस बनाती है। क्या बनाती है? सिलेबस तैयार करती है। सिलेबस क्या होता है? अब हम लोग इस जो एनसीए बनाता ना, इसको और टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये तय करते हैं कि पहली क्लास को ये सब्जेक्ट पढ़ाकर कौन सा उद्देश्य पूरा करेंगे, 12वीं क्लास को विज्ञान पढ़ाकर कौन से उद्देश्य होंगे, 12वीं क्लास को गणित पढ़ाकर कौन से होंगे। इसका मतलब हमने पहली से लेकर 12वीं तक इन उद्देश्यों को और तोड़ लेते हैं कि वो उद्देश्य कैसे कैसे पूरे होते जाएंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं पाठ्यक्रम। क्या बोल देते हैं? अब हमने बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया है कि 5वीं क्लास को विज्ञान पढ़ाकर ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, 6वीं क्लास का बच्चा विज्ञान पढ़ेगा तो ये उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। पाठ्यक्रम बना लिया। जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है ना, तब तैयार होती है टेक्स्ट बुक। क्या तैयार होती है? टेक्स्ट बुक। सिलेबस जब तैयार होता है उसके बाद टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को हम लोग बोलते हैं पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बनाता है। एनसीईआरटी पढ़ा लिखा संस्थान है। एनसीईआरटी का मतलब एक्सपर्ट। अब एनसीईआरटी एक्सपर्ट को बुलाती है जो एकेडमिक लेवल में बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब शिक्षक, मतलब आप। मतलब क्या है? आप। जैसे अभी अपनी राजस्थान की आरएससीईआरटी ने एक निविदा निकाली, एक आवेदन चल रहा है कि जो शिक्षक पाठ्य पुस्तक लिखने में रुचि रखता है और जिसको ये अनुभव है, मतलब इतने साल पढ़ाने वढ़ाने का अनुभव है, वो अपना आवेदन दे सकता है। फिर उसको आरएससीईआरटी बुलाती है, वहाँ बिठाती है, सेवा करती है जमाई की तरह, और उसको कहती है कि तू किताब लिख। वो पाठ्य पुस्तक लिख, शिक्षक ही लिखते हैं। अब वो किताब लिख देंगे, उसके बाद उसमें से और एक्सपर्ट बुलाएगी और उसको बिल्कुल वेरीफाई करवाएगी और एक स्पेसिफाइड कॉपी तैयार कर लेगी। एक कॉपी जो तैयार हो गई ना, वो पाठ्य पुस्तक हो गई। अब उसकी फोटोकॉपियां कर करके प्रत्येक बच्चे को बांटती रहेगी। जब टेक्स्ट बुक तैयार हो जाती है ना, उसके बाद तैयार होता है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब अब एनसीईआरटी ये भी साथ में तय करके देती है कि जो हमने बनाया है ना, अच्छा वो किताब तो लिखी है तो एक व्यक्ति ने लिखी है, पूरा देश उस किताब को पढ़ाएगा, पूरा देश पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? इसके लिए कुछ न कुछ सामग्री तैयार करके दी जाती है। एनसीईआरटी भी करती है और अपने को टीएलएम तैयार करने के निर्देश देती है, और शिक्षक भी टीएलएम तैयार करते हैं। जानते हैं टीएलएम क्या होता है? आपने जो लेसन बनाया है वो लेसन टीएलएम है कि इस यूनिट को आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे। ये क्रम पूछा जाता है, ये पिछली बार क्रम पूछा गया है कि निर्माण के दृष्टिकोण से पहले क्या तैयार होता है। पहले क्या तैयार होता है? एनईपी। उसके बाद क्या बनता है? एनसीए बनेगा तो सिलेबस बनेगा तो टेक्स्ट बुक बनेगा तो टीएलएम। ध्यान रखिएगा, कहीं साइड में ये भी लिखना है, कहीं साइड में कोने में लिखना है कार्य लिख रहे हैं क्या? अच्छा बता दो तो अब कार्य में एनसीईआरटी ने यहां से लेकर यहां तक तैयार किया कि नहीं किया? अरे एनसीईआरटी ने एनसीए बनाया, सिलेबस बनाया, टेक्स्ट बुक बनाया, मूल्यांकन करवाया। भाई मूल्यांकन तो करवाता ही है, मेन काम मूल्यांकन और पाठ्यक्रम दो का ही तो है। अब जो जो समस्याएं आएगी ना इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने में या मूल्यांकन में, तो उन समस्याओं का समाधान भी तो करेगा। इसके लिए अनुसंधान करवाता है, रिसर्च करवाता है शिक्षकों से ही। उसकी चर्चा मैं कल भी करूंगा, अभी तो लिख लीजिए आप। कार्य में लिखो, कार्य में लिखो पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, कोमा लगा के लिख लो, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। देखो एक फिर सवाल पूछ लिया, भूल गए हैं कि ऐसा सवाल पूछना चाहिए क्या, कि सर एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे बताइए। अब इसको कैसे पता लगा कि एनईपी 2020 का अध्यक्ष था? इस बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आई कि एनईपी का अध्यक्ष होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ना, इसके दिमाग में चल रहा है के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, लेकिन क्या पता सर जी को याद है कि नहीं है, इसलिए पूछ तो लें। एनईपी 2020 4 घंटे तक पढ़ी जाएगी, तो बताऊंगा कस्तूरी रंगन को खोल खोल के बताऊंगा। आप कहोगे तो सारे कपड़े उतार के बता दूंगा कि ये
कस्तूरी रंगन है, देख ले आराम से, लेकिन धैर्य रख। क्या लिखा है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो मूल्यांकन, मूल्यांकन, अनुसंधान, मूल्यांकन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का कार्य करना। मूल्यांकन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का कार्य करना। हो गया? बस कार्य पूरे हो गए और संस्था भी समझ में आ गई। अब ये कहीं साइड में लिख लेना। चलिए बाकी चीजें कल। थैंक यू।